वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो आज से हम एनसीईआरटी जो बुक्स है वो स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम करेंगे जो क्लास 6 की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। कौन सी? हिस्ट्री यानी इतिहास की एनसीईआरटी आज हम शुरू करने वाले हैं और उसी का पहला जो चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर के बारे में आज हम जानेंगे और इसके जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और इस नोट्स के द्वारा हम इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। अगर हमको हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है यानी इतिहास को पढ़ना है तो सबसे पहले ये जो 4 क्वेश्चन है वो हमारे दिमाग में आने चाहिए। यानी ये जो चीज़ है वो क्या है, ये कब घटित हुई थी और ये कहाँ पर घटित हुई थी और ये किस प्रकार यानी कैसे, उसका तरीका क्या था, किस प्रकार घटित हुई थी। तो इतिहास को जानने से सबसे पहले हम जानते हैं कि जो लोग हैं यानी जो मानव है वो कहाँ रहते थे। तो इसके बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो मानव है वो नर्मदा नदी यानी एमपी मध्य प्रदेश में कई लाख वर्ष पहले से लोग यहाँ रह रहे थे। कुशल संग्राहक थे। संग्राहक यानी क्या होता है? यानी जो भोजन, जंगलों से जो भोजन का एकत्रीकरण करते हैं या अन्य वस्तुओं का एकत्रीकरण करते हैं उनको हम संग्राहक कहते हैं। यानी जैसे भोजन हो गया, जड़ हो गया, फलों तथा जंगलों के उत्पादों पर निर्भर और जानवरों का शिकार करते थे। यानी कई लाख वर्ष पहले क्या मानव कहाँ पर रहते थे? जंगलों में रहते थे और भोजन का संग्रहण करते थे और जानवरों का शिकार करते थे। और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है? उत्तर पश्चिम सुलेमान व कीर्थल पहाड़ियाँ। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम। यानी अपने अगर भारत का मैप देखें तो वहाँ पर जो उत्तर पश्चिम का जो एरिया है और वहाँ पर हम देखें तो सुलेमान और कीर्थल नाम की पहाड़ियाँ है और ये जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर। और इस स्थान पर कितने 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूँ और जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो सबसे जो मेन पॉइंट है ये यही है कि जो खेती का प्रारंभ है वो कब हुआ था? तो 8000 वर्ष पहले। और कौन सी 2 फसलों को उपजाया गया? तो गेहूँ और जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया गया था। और क्या करते थे मानो? बैल, बकरी, गाय, बैल और पालतू पशुओं को पालते थे और गांव में ही रहते थे। कहाँ पर रहते थे? गांव में ही रहते थे। तो अब हम पढ़ते हैं जो उत्तर पूर्व में अगर भारत का मैप देखें तो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। उत्तर पूर्व में तो दोस्तों मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ कि उत्तर पूर्व में गारो। तो जैसे ये है अपने भारत का मैप, तो यहाँ पर उत्तर और पूर्व में ये रहा उत्तर और पूर्व की साइड। तो यहाँ पर कौन सा? गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। यानी उत्तर पूर्व में तो है गारो और ये जो मध्य भारत है यहाँ पर कौन सी? विंध्य की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर क्या हुआ था? सबसे पहले कृषि का विकास हुआ था और सर्वप्रथम चावल जो है वो विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था। अब जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम चावल कहाँ पर उपजाया गया? तो कहाँ पर? विंध्य के जो विंध्य है, मध्य भारत में जो विंध्य है उसके उत्तर में सर्वप्रथम चावल को उपजाया गया था। और जैसे हमने उत्तर पूर्व में सुलेमान में कीर्थल पहाड़ियाँ देखी थी, सॉरी उत्तर पश्चिम में, तो जैसे ये है भारत का मैप, तो इसमें उत्तर पश्चिम में हमने लोकेशन देखी थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है वहाँ पर सुलेमान और कीर्थल की नामक पहाड़ियाँ हैं। वहाँ पर 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूँ और जौ को उपजाया गया था। और इसी तरह हमने नर्मदा देखी थी। तो नर्मदा जो नदी है वो एमपी में बहती है। आपको पता है नर्मदा और जो ताप्ती नदी है वो दोनों क्या बनाती है? एक घाटी का निर्माण करती है और यहीं पर सबसे पहले लोग रहते थे और संग्रह करते थे। अब हम देखते हैं एक नोट गंगा, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है कि गंगा व सोन नदी, गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना हुई थी। यानी जो मगध की स्थापना है वो कहाँ हुई थी? गंगा के दक्षिण में हुई थी। अब हम देखते हैं दक्षिण एशिया। अपने एनसीईआरटी में ये पॉइंट दे रखा है कि दक्षिण एशिया किसको कहते हैं? तो जो आधुनिक भारत है उसको कहते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश। पाकिस्तान हमारे भारत के पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में। बांग्लादेश जो है वो हमारे उत्तर पूर्व में है और नेपाल जो है वो ऊपर उत्तर की तरफ है, भूटान भी उत्तर की तरफ, श्रीलंका ये हमारे भारत के दक्षिण में। आपने देखा होगा जैसे इस मैप में भी आप देख सकते हो ये जो है ये श्रीलंका है। और देखिए तो अफगानिस्तान, चीन, ईरान और म्यांमार ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। क्या है? एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। वैसे तो जो दक्षिण एशिया है वो क्या एक महाद्वीप से छोटा है। जैसे कि आप सबको पता है कि अपने जो संसार में वो कितने महाद्वीप है? टोटल 5 और +2 तो टोटल 7 महाद्वीप हैं और उनमें से हम दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप का दर्जा दे सकते हैं। दक्षिण एशिया को है उसको एक उपमहाद्वीप का दर्जा दिया गया है, हमने देख लिया ये। अब हम देखते हैं पांडुलिपि। पांडुलिपि किसको बोलते हैं? अतीत में हाथ से लिखी गई जो पुस्तकें थी उसको हम पांडुलिपि कहते हैं। और लिपि किसको बोलते हैं? कोई भी अक्षर या संकेत हो जिससे किसी भाषा को दर्शाया जाता है उसको लिपि कहते हैं। और पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष
अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करने वाले जो आदमी होते हैं या जो व्यक्ति होते हैं उनको हम पुरातत्वविद बोलते हैं, जो कि पुराने जो प्राचीन ऐतिहासिक स्थल हैं वहाँ पर खोज या खुदाई करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपने भारत का मैप। आप देख सकते हो मैंने पिछले जो पेज है उस पर लिखा था जो सुलेमान और जो कीर्थर है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर ये दोनों पहाड़ियाँ स्थित हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये काबुल नदी है और ये है सिंधु नदी, और सिंधु नदी की ही सहायक नदी है झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास। तो ये जो पांचों नदियाँ हैं वो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं जो कि यहाँ पर पाकिस्तान में आकर मिल जाती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कीर्थर और सुलेमान में क्या था, 8000 वर्ष पहले गेहूं और जौ को जो फसल है उसको उपजाना आरंभ किया गया था। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये हिमालय, ये जो पर्वत श्रृंखला, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हो पूर्वोत्तर में गारो की पहाड़ियाँ हैं और ये है ब्रह्मपुत्र नदी, और जो कि यहाँ पर बांग्लादेश में आकर मिल जाती है गंगा में। और ये देख सकते हो आप गंगा नदी, गंगा की सहायक नदी है यमुना नदी, ये है चंबल नदी। और यहाँ पर है मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ जो कि मैंने आपको बताया था एमपी में है। और ये है नर्मदा नदी और ये है ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती के मध्य में है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। और ये आप देख सकते हो गोदावरी नदी, और ये है दक्कन का पठार जिसको हम दक्कन का पठार बोलते हैं, ये है कृष्णा नदी। और ये देख सकते हो आप पश्चिमी घाट, और ये है हमारा पूर्वी घाट। और ये आप देख सकते हो तुंगभद्रा, मेनार और कावेरी, ये सभी क्या है दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। और इस तरह से ये हमारा जो है भारत का नक्शा है। गारो की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर सबसे पहले हमने देखा था चावल को उपजाया गया था, जो कि विंध्य के उत्तर में भी चावल को उपजाया गया था। और यहाँ पर जो है कहाँ पर, यहाँ पर विंध्य की पहाड़ियों में कई लाख वर्ष पहले लोग यहाँ रहते थे, कुशल संग्राहक थे और विशाल संपदा का संग्रहण करते थे, आखेट भी करते थे। आखेट यानी जानवरों का शिकार भी करते थे। कहाँ पर करते थे, नर्मदा नदी के तट पर। तो ये हमारा अरब सागर है, इधर पूर्व की तरफ पश्चिम की तरफ अरब सागर और पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हमारा है हिंद महासागर, ये हमारा लक्षद्वीप है। तो इस तरह ये भारत का मैप है। दोस्तों इतिहास और ज्योग्राफी ऐसी सब्जेक्ट है जिसको हम मैप की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं हमारा जो देश का नाम है इंडिया या भारत, ये अपने देश का नाम किस तरह पढ़ा। तो ये हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है। जो महाजनपद काल है वो पुराने प्राचीन समय में मगध के नाम से जाना जाता था। तो दो तरह से, एक तो है इंडिया और दूसरा है भारत। तो सबसे पहले हम इंडिया का जो नाम है वो कैसे पढ़ा वो देखते हैं। तो ये जो इंडस जिसको हम कहते हैं सिंधु नदी, इससे पढ़ा है, तो जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। हाँ तो दोस्तों अपने जो देश का नाम है इंडिया वो किससे बना है, इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जो ये इंडस है ना इसको हम क्या कहते हैं संस्कृत में सिंधु। तो ईरान तथा यूनान वासियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंडोस कहा है। यानी जो ईरान और यूनान के जो लोग हैं वो सिंधु नदी को क्या कहते थे, हिंदोस, क्या कहते थे, हिंदोस अथवा इंडोस कहते थे। इस नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को क्या कहा जाता है, इंडिया। हाँ तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा अपना ईरान, तो ये रहा ईरान। तो ये जो सिंधु नदी है वो इसका उद्गम है भारत में और ये यहाँ पर अरेबियन सी के अंदर गिर जाती है। तो सिंधु, ईरान तथा यूनान वासियों ने सिंधु नदी को क्या कहा है, सिंधु को क्या कहा है, हिंदोस का इंडोस कहा है, और इसके पूर्व की भूमि प्रदेश को क्या कहा है, इंडिया। तो जैसे ये है सिंधु नदी, ये क्या है सिंधु नदी, और इसके जो ये पूर्व की साइड ये जो भूमि प्रदेश है इसको क्या कहा है, इंडिया। अब जैसे जो भारत नाम का प्रयोग है वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, और इसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है, जो कि 3500 वर्ष पुराना जो वेद है। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। तो इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। अब हम देखते हैं इतिहासकार। इतिहासकार किसको कहते हैं, जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं उसको हम इतिहासकार कहते हैं। पीछे हमने देखा था पुरातत्वविदों के बारे में, जो लोग खुदाई करते हैं या फिर जो ईंट और पत्थर की जो अवशेष होते हैं उसकी खोज करते हैं, तो उसको पुरातत्वविद कहते हैं। और इतिहासकार जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं, यानी पुरातत्वविदों के द्वारा जो खोज की जाती है और उन्हीं जो ऐतिहासिक स्थलों, पत्थरों, उनका अध्ययन करके इतिहासकार क्या है, अतीत का अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं तिथियों का अर्थ। तिथि यानी क्या होता है, एक तो हम देखते हैं बीसी और दूसरा एडी। बीसी यानी क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, और एडी यानी क्या होता है, एनो डोमिनी। क्या होता है, एनो डोमिनी। बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पहले। यानी जो तिथियाँ है वो किस क्रम में निश्चित की गई है, जो ईसा है, ईसा मसीह है, उनके जन्म के आधार पर तिथियाँ निश्चित की गई है। तो ईसा के जन्म से पहले क्या होगा, बीसी, और एनो डोमिनी
एडी, ईसा यानी ईस्वी, ईसा मसीह के जन्म के बाद क्या होगा, एडी। तो जैसे ये इसको और क्या बोलते हैं, एडी को सीई यानी कॉमन एरा, और बीसी को क्या बोलते हैं, बीसीई बिफोर कॉमन एरा। तो 200 वर्ष पूर्व भारत में प्रारंभ हुआ, ये जो समय है वो भारत में 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। अब जैसे दोस्तों आप इस जो ये स्केल है इसके माध्यम से आप समझ सकते हो, जैसे ये बिंदु जो है वो ईसा के जन्म को दर्शा रहा है, तो ईसा के जन्म से पहले, ईसा के जन्म से पहले क्या बोलेंगे, ईस्वी पूर्व, इसको क्या बोलेंगे, बिफोर क्राइस्ट, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा। और यहाँ ये जो एरा है, ये वाला ये एरो, ये ईस्वी को दर्शा रहा है यानी ईसा के जन्म के बाद, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडी या एनो डोमिनी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन एरा। तो ये जो स्केल है इसके माध्यम से हम देख सकते हैं, जैसे ये 500 ईस्वी पूर्व बोलेंगे और इसको 500 ईस्वी बोलेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछ रखा है कि अतीत के बारे में हम कैसे जानें, आखिर हमारा जो पास्ट है यानी हमारा जो इतिहास है उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो सबसे पहले हमको दे रखा है पांडुलिपि। पांडुलिपि हमने देखा था कि ये जो पुस्तकें हैं वो हाथ से लिखी होती थी, यानी ताड़ के पत्तों में बुर्ज, बुर्ज एक पेड़ का नाम है, बुर्ज पेड़ के छाल से निर्मित, जो पांडुलिपि है वो किससे निर्मित है, ताड़ के पत्तों और बुर्ज पेड़ के छाल से निर्मित है, और ये भोजपत्र पर लिखी जाती थी, किसके ऊपर, भोजपत्र पर। और अंग्रेजी में इसके लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग हुआ है, किस शब्द का, मैन्यूस्क्रिप्ट। और जैसे लैटिन जो शब्द है मेनू, लैटिन जो शब्द है मेनू, जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ, ये जो शब्द है ना ये लैटिन शब्द है, हाथ। और इन पांडुलिपि में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। अब इन पांडुलिपियों से हमें किस किस तरह की जानकारियाँ मिलती हैं, तो धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। और ये संस्कृत, प्राकृत व तमिल भाषा में लिखे गए। ये जो पांडुलिपियाँ है ना वो संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में लिखी गई है। और जो प्राकृत भाषा है ना वो आम लोगों की भाषा थी। प्राचीन समय में जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी वो ज़्यादातर आम लोगों की भाषा थी। और दूसरा है हमारा अभिलेख। जैसे दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये एक पांडुलिपि है और ये किससे बनी हुई है, ये एक ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था, और बुर्ज पेड़ की जो छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि है ये वाली। तो आप देख सकते हो ये पांडुलिपि। जो दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है अभिलेख, यानी अतीत के बारे में। एक तो हम पांडुलिपि से के बारे में जान सकते हैं और दूसरा है अभिलेख। अभिलेख किसको बोल सकते हैं, अतीत के बारे में जानने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। ये कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। कठोर सतह यानी कोई पत्थर हो गया, कोई धातु हो गई, पत्थर धातु, उसके ऊपर उत्कीर्ण यानी उसके ऊपर लिखना क्या कहलाता है, अभिलेख। जो अभिलेख है वो शासक यानी उस, जैसे किस कोई एरिया है और उस एरिया का जो शासक है उसके आदेश के अनुसार उत्कीर्ण किया जाता था, और वो जो लोग हैं वो देख पढ़ सकते थे और उसका पालन कर सके। उस अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया जाता था राजाओं के द्वारा कि जो लोग हैं वो उस अभिलेख को देख कर पढ़ कर उसका पालन कर सके, उस नियम का। और कार्यों के विवरण, जैसे किसी शासक ने कैसा कार्य किया उसका विवरण अभिलेख के माध्यम से दर्शाया जाता है। और जो शासक है वो लड़ाइयाँ करते थे या जो विजय प्राप्त करते थे उसका लेखा जोखा रखने के लिए भी हम अभिलेख का प्रयोग करते थे प्राचीन समय में। अब ये जो 2-3 महत्वपूर्ण तिथियां हैं इनको ध्यान रखना आप, कि पहली जो महत्वपूर्ण तिथि है वो कौन सी है, कृषि का आरंभ कब हुआ था, 8000 वर्ष पूर्व। और सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब बसा था, 4700 वर्ष पूर्व। और गंगा घाटी के नगर देखें या फिर मगध का बड़ा राज्य देखें तो 2500 वर्ष पूर्व। और वर्तमान समय जो लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ये जो दे रखा है ना 2250 वर्ष पहले वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार में अशोक का अभिलेख मिला था। किसका अभिलेख, अशोक का अभिलेख कहाँ पर मिला था, अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में हमको अशोक का अभिलेख। और एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है कि मिस्र में एक ही लेख कई भाषा लिपि में मिले हैं। इनमें राजा रानियों के नाम एक छोटे से फेम में है और उनको किस नाम से जाना जाता है, कारतूस के नाम से। किस नाम से, कारतूस के नाम से। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ये जो अभिलेख दिख रहा है वो 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है ये वाला, और अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ था। और इसको किसने उत्कीर्ण करवाया था, अशोक नामक शासक ने। और इस शासक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो है ये मिलान वाला क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हो नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी में क्या हुआ था, सबसे सर्वप्रथम आखेट तथा संग्रहण हुआ था। फिर हम देख सकते हैं मगध। तो मगध क्या है, पहला बड़ा राज्य क्या है, मगध। उसके बाद हम देख सकते हैं गारो पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ पर थी, भारत के पूर्वोत्तर साइड में। और यहाँ पर क्या हुआ था, आरंभिक कृषि प्रारंभ हुई थी।
फिर हम देख सकते हैं सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, तो इसकी सहायक नदियों के किनारे ही क्या प्रथम नगर बसा था। उसके बाद हम देख सकते हैं गंगा घाटी, तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व के जो नगर है वो गंगा घाटी के तट पर थे। फिर दूसरा क्वेश्चन है पांडुलिपि तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। तो इसमें हमने देखा था कि पांडुलिपि जो है वो एक बुर्ज नामक पेड़ का, बुर्ज नामक एक वृक्ष है उसकी छाल के ऊपर पांडुलिपि को लिखा जाता था, और अभिलेख जो है वो कठोर सतह के ऊपर लिखा जाता था, जैसे पत्थर हो गया या धातु हो गया। तो ये दोनों ये पॉइंट मेन है इसमें। तो दोस्तों ये था हमारा पहला चैप्टर, जो कि क्या था, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें मैंने मेरे जो हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो मैंने आपको बताए थे, और आपको मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप देख सकते हो ये वाले नोट्स मैंने आपको पूरे बता दिए हैं। ये मैप भारत का, और ये अपने देश का नाम कैसे पड़ा वो, और ये हमने फिर देखा था अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो मेन 2 पॉइंट थे, पांडुलिपि और अभिलेखों के माध्यम से जान सकते हैं। इसमें और भी बहुत हैं, जैसे सिक्के हो गए, या फिर कोई मिट्टी के आभूषण वगैरह, औजार वगैरह, या फिर बर्तन वगैरह हैं, उनके माध्यम से भी हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। और उसके बाद हमने ये जो 3-4 महत्वपूर्ण तिथियाँ थी उनके बारे में देखा। और पहले जो चैप्टर है उसमें हमारे ये इतने से नोट्स इंपॉर्टेंट थे। मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।